पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम मेजर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे मेजर 2 का नाम है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस सारे के सारे मेजर 2 के अंदर हम अलग अलग इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। मेजर 2 का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला सब टॉपिक है इंटरनेशनलिज्म, मीनिंग एंड टाइप्स। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि इंटरनेशनलिज्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। जब मैं इंटरनेशनलिज्म के मीनिंग की बात करता हूं तो इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसके अंदर अलग अलग नेशन की सोसाइटीज होती हैं जो एक साथ क्लोज हार्मनी के अंदर काम कर रही है, क्लोज हार्मनी में एग्जिस्ट करती है, गुडविल में एग्जिस्ट करती है और कॉपरेशन में एग्जिस्ट करती है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसके अंदर अलग अलग देशों की सोसाइटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ मिली हुई है और वो सारी की सारी सोसाइटीज जो हैं वो गुडविल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो क्लोज हार्मनी में है और वो कॉमन वेलबींग ऑफ पीपल को प्रमोट कर रही है। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग सोसाइटीज मिलकर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, पीसफुल रिलेशंस के लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर पीस आए इसके लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर भाईचारा आए इसके लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गुडविल इमर्ज हो सके उसके लिए काम कर रही है। अभी जैसे ही मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको और ज्यादा समझ आता जाएगा। इसके अंदर आता है पीसफुल कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर आता है कि जो अलग अलग देश हैं पूरी दुनिया के वो पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो पीसफुली जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में है, कोऑर्डिनेशन में है। अलग अलग दुनिया के देश, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये सारे देश आपस में मिलकर ये सारे के सारे देश पीसफुल कोऑपरेशन में है। उसके बाद इसके अंदर आता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड नरिश्ड बाय ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा एक भाईचारे की फीलिंग को नरिश किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वहां पे इंटरनेशनलिज्म इमर्ज हो रहा है। मतलब कि लोग अब अपने देशों तक सीमित नहीं हैं, लोग अपनी जातियों तक सीमित नहीं हैं, लोग अपने रीजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोग पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं, अपना घर मानते हैं और दुनिया के अलग अलग लोगों को अपना भाई मानते हैं। मतलब कि वो जो फीलिंग है ना कि ये मेरा देश है, ये मेरी जाति है, ये मेरी रेस है, ये मेरा मजहब है, वो खत्म हुआ है। उससे ऊपर उठकर लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देख रहे हैं। चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, लोगों का ये कहना है कि हम सब लोग, दुनिया के लोग भाई भाई हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। इसके अंदर आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स। हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनलिज्म के अंदर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिलता है हमें अलग अलग देशों का, हमें अलग अलग देशों का एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल स्फीयर्स के अंदर, कल्चरल स्फीयर्स के अंदर, इकोनॉमिक स्फीयर्स के अंदर। मतलब कि जो भी अलग अलग स्फीयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर्स हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के, चाहे वो कल्चरल स्फीयर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर्स हैं, हर एक स्फीयर के अंदर सारे देश आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि क्या किया जा सके, ताकि कुछ बॉडी ऑफ रूल्स हों जो कि पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनलिज्म के अंदर अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होके आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूएनओ कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, आईएमएफ जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि सारे देशों के ऊपर कुछ रूल्स को एप्लीकेबल करते हैं। दुनिया के सारे देशों को इनके जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों बॉडी ऑफ रूल्स को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अप्लाई किया जाता है या फिर बनाया जाता है, ताकि अलग अलग दुनिया के देशों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, ताकि अलग अलग दुनिया के देश अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भूल ना जाए, ताकि दुनिया का कोई देश अपनी खुशी के लिए, अपने लोगों की खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किसी और की खुशियों को उजाड़ ना दे।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये इंश्योर करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक देश के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है और किसी दूसरे देश के ऊपर वो गिरा दिया जाता है, जैसे कि हुआ भी है। इससे क्या होगा, इससे एक देश का शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अचीव हो जाएगा। मान लो बड़ा देश किसी छोटे देश की सिविलाइजेशन को कैप्चर कर लेता है। मान लो एक बड़ा देश किसी छोटे देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है और वहां की सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देता है। इससे क्या होगा, इससे उस देश के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अचीव हो जाएंगे, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक प्राउड महसूस करे, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करे कि मैंने छोटे छोटे देशों के ऊपर एटम बम गिरा दिया, वहां पे सिविलाइजेशंस को बर्बाद कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया। और खुद हो सकता है कि उस देश की सेटिस्फैक्शन के लिए वो ये काम कर ले, उसके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इससे अचीव हो जाएं। मगर क्या उससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अचीव होंगे? जो उससे उस न्यूक्लियर बम के अटैक से पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, जो प्रदूषण हुआ है, जो पोल्यूशन हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जिससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर पड़ा है, तो क्या हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि उस देश ने अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए ये सब कर दिया, किसी सिविलाइजेशन को कैप्चर कर दिया, वहां पे बॉम्ब गिरा दिया और आने वाली नस्लें वहां पे बर्बाद हो गई। आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया गया था, आज भी वहां पे लोग डिसेबल्ड पैदा होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी का पांव नहीं है। सिविलाइजेशन से बर्बाद कर दी, उन लोगों के सोशल पॉलिटिकल राइट्स को वायलेट कर दिया, किसी सिविलाइजेशन को कैप्चर कर लिया, किसी को कॉलोनी बना दिया, जैसे कि ब्रिटेन ने किया था कि हमारे देश को कॉलोनी बना दिया, यहां के लोगों के राइट्स को वायलेट कर दिया। तो ब्रिटेन ने अपने इंटरेस्ट के लिए बाकी दुनिया के लोगों के इंटरेस्ट को वायलेट कर दिया, लोगों के अधिकारों को वायलेट कर दिया, इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर दिया। तो ये जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अचीव किए जाते हैं देशों के द्वारा, ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, खतरनाक है। एक देश अपनी खुशी के लिए पूरी दुनिया के अंदर आग लगा सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, पूरी दुनिया की जो शांति है, अमन और शांति को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पीस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज के ऊपर काम करते हैं कि देश सिर्फ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को अचीव ना करें, बल्कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के ऊपर भी काम करें। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कई सारी ट्रीटीज साइन करवाई जा रही है, कई सारी समिट्स करवाई जा रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। इससे हमारे आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। मान लो सारे के सारे देश शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के चलते हुए आज के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, तेल निकाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये धरती, ये वर्ल्ड तो हमारे बाप की है, जितना लूट सकते हो लूट लो। क्लाइमेट को प्रदूषित किया जा रहा है, सारे के सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। मगर आने वाली जनरेशन्स के बारे में हम भूल गए हैं। अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के चलते हुए हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि अगर सारा का सारा तेल आज हम ही यूज कर लेंगे, सारा का सारा जो पेट्रोल और डीजल है हम ही अगर यूज कर लेंगे, तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा? तो हम आने वाली जनरेशन्स के बारे में भूल गए हैं। आज अगर इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, तो आने वाली जनरेशन्स कैसे रहेंगी? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये इंश्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को अचीव किया जा सके, ताकि क्लाइमेट चेंजेस जैसे इशू को एड्रेस किया जा सके। और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर रेस लगी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ये जो एटम बम बनाने की रेस है, ये जो हथियार बनाने की रेस है, जिससे आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अचीव हो जाते हैं, जिससे तुम खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों के ऊपर बम गिरा देते हो, सिविलाइजेशंस को बर्बाद कर देते हो, मगर उससे लॉन्ग टर्म हमें देखने को मिलता है कि नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को, लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रेस है, ये जो आर्मामेंट्स की रेस है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि देश अपने हिसाब से अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए पूरी दुनिया की शांति को खत्म ना कर दें, डिस्ट्रॉय ना कर दें, ताकि तुम अपने राइट्स के लिए लोगों के, बाकी देशों के लोगों के राइट्स को वायलेट ना कर दो। इसीलिए अलग अलग देशों के ऊपर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स को एप्लीकेबल किया जाता है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक स्टेबिलिटी आ सके, पूरी दुनिया शांति के लिए काम करे, पीस के लिए काम करे, पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए, ह्यूमनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, इंसानियत को प्रमोट किया जाए।
पूरी दुनिया के अंदर पीसफुल रिलेशंस को डेवलप किया जाए, पूरी दुनिया के अंदर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, वो फीलिंग खत्म कर दी जाए कि मैं इस नस्ल का हूं, मैं इस रेस का हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुपीरियर हूं, वो काला है, वो ब्राउन है, वो इंफीरियर है, मैं हिंदू हूं, मैं सुपीरियर हूं, वो मुस्लिम है, वो इंफीरियर है, मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने देश के लोगों से मोहब्बत करूंगा, मगर पाकिस्तान के लोग टेररिस्ट होते हैं। ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग है मेरी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरा देश है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, इसको खत्म किया जा सके, पूरी दुनिया के अंदर भाईचारे को प्रमोट किया जा सके, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को प्रमोट किया जा सके, पूरी दुनिया के अंदर एक पीसफुल रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया जा सके, उसको हम इंटरनेशनलिज्म कहते हैं। और यहां पे गोल्ड स्मिथ ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, इंटरनेशनलिज्म इज द फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट आल्सो अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान सिर्फ अपने देश का नागरिक नहीं है बल्कि वो पूरी दुनिया का नागरिक है। यू आर नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर कंट्री, बट यू आर द सिटीजन ऑफ होल वर्ल्ड। तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है कि तुम सिर्फ अपने देश के नागरिक नहीं हो, तुम सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, तुम पूरी दुनिया के नागरिक हो। पूरी दुनिया की चिंता करना, फिक्र करना, पूरी दुनिया के लिए काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। पूरी दुनिया के अंदर भाईचारे को प्रमोट करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपने सेल्फिश गोल्स के लिए तुम लोगों की खुशियां ना उजाड़ दो, तुम पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा ना कर दो। पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति रहे, सुख हो, लोगों के पास ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए, भाईचारे को प्रमोट किया जाए, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट किया जाए। इस चीज की यहां पे बात की जाती है। क्यों कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना है? क्यों सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करना है कोऑपरेशन के थ्रू? मैं आपको सिंपली बताता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता है। आपको साइंटिफिकली मैं बताता हूं कि इंसान क्यों अकेला नहीं रह सकता है, क्यों अलग अलग देशों को आपस में जुड़ना चाहिए, क्यों तुम सिर्फ अपने देश तक सीमित रह के अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें एक बेहतर जिंदगी जीनी है, अगर तुम्हें एक मॉडर्नाइजेशन के साथ अडॉप्ट होना है, तो तुम्हें पूरी दुनिया के देशों के साथ कोऑपरेशन रखना होगा। मैं आपको हिस्ट्री के साथ प्रूव करके बताता हूं। इंसान पहले अकेला रहता था, फिर इंसान ग्रुप्स में रहने लगा, फैमिलीज में रहने लगा, धीरे धीरे क्लैन्स बनने लगी, विलेजेस बने, उसके बाद स्टेट बनी। ठीक है, तो इंसान पहले अकेला रहता था, लेकिन इंसान अकेला रहकर सारी की सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसको ग्रुप्स में रहना पड़ा, उसके बाद फिर क्लैन्स में रहना पड़ा, फिर विलेजेस में रहना पड़ा, स्टेट्स में रहना पड़ा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूं, क्या मैं सारी की सारी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं? हो सकता है कि मैं कपड़े बना लेता हूं, मुझे कपड़े बनाना आते हैं, ठीक है, मेरे कपड़ों की नीड फुलफिल हो गई, लेकिन मुझे खाना बनाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, मैंने खाना भी बना दिया, तो मुझे गाना भी तो सुनना है, तो मुझे म्यूजिक कौन सुनाएगा? तो म्यूजिक सुनने के लिए मुझे ग्रुप में रहना पड़ेगा, ताकि कुछ लोग जो हैं वो म्यूजिक गाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो घरों को बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो बुनने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको ग्रुप में इसलिए रहना है ताकि आप पूरी की पूरी अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। आप अपनी बात लीजिए ना, क्या आप अपनी सारी की सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपको अपने घर से बाहर निकलना है, आपको ड्राइवर की जरूरत है, आपको गाड़ी की जरूरत है, तो वो ड्राइवर, वो गाड़ी वाला तुम्हारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। कोई किसान अपने खेतों में गेहूं उगा रहा है और तुम तब खा पा रहे हो। कोई टीचर अपनी जॉब कर रहा है तब तुम पढ़ पा रहे हो। कोई सैनिक इस देश की सुरक्षा कर रहा है तब तुम सेफ हो। कोई तुम्हारे लिए कपड़े बना रहा है तब तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े आ रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए जूते बना रहा है। तो तुम्हारी सारी की सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए तुम्हें एक ग्रुप में रहना पड़ता है, तुम्हें सोसाइटी में रहना पड़ता है, तुम्हें समाज में रहना पड़ता है, ताकि तुम अपनी सारी की सारी नीड्स को फुलफिल कर सको। और इसलिए महान थिंकर अरिस्टोटल ने कहा था, द ग्रेट एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर अरिस्टोटल हैज सेड that man is a political animal and the one who lives without state is either a beast or a god। कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, इंसान को स्टेट की जरूरत है भाई, सुरक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए।
अगर स्टेट नहीं होगी, हमारे देश की सरकार नहीं होगी, तो राइट्स कौन देगा तुम्हें? फिर तो एनार्की आ जाएगी। तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तुम्हें सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसलिए अरिस्टोटल ने कहा था दैट मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है। और वो इंसान जो बिना स्टेट के रह सकता है, द वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड, या तो वो भगवान है या फिर जानवर है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसानों को ग्रुप में रहना पड़ता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें, और मैंने इसको हिस्ट्री से प्रूव किया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के मॉडर्नाइजेशन के दौर में आपको पूरी दुनिया के देशों को आपस में मिलकर रहना होगा ताकि तुम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। अगर हिंदुस्तान के मिडिल ईस्ट के देशों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो क्या तुम्हारे जो देश में गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल और डीजल के साथ, वो चल पाती? नहीं चल पाती। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बाहर के देश, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो हमारी पूरी करती है हमारे देश की नीड्स, और कई सारी ऐसी नीड्स हैं जो बाहर के देशों की हम पूरे करते हैं। हो सकता है हमारे यहां लोहा होता हो मगर बाहर के देशों में नहीं होता है, लेकिन बाहर के देशों में तेल होता है और हम यहां से उनको लोहा दे देते हैं, उनकी वहां पे नीड्स पूरी हो जाती हैं, और अब वो हमें तेल दे देते हैं, हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। सो आज के दौर में आपको अलग अलग देशों को पूरी दुनिया के अंदर मिलकर रहना होगा ताकि एक दूसरे की नीड्स को पूरा किया जा सके, ताकि पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। वरना कोई भी कहीं पे भी जंग छेड़ देगा, किसी के भी राइट्स वायलेट हो जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर पीस को तबाह कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है यहां पे इंटरनेशनलिज्म का। इसी के साथ साथ हम मीनिंग के अंदर ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जैसे कि यहां पे आता है सपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अप्रिशिएट द डाइवर्स कल्चर्स, प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड अपोज टू आइसोलेशन एंड नेशनलिज्म। इन सभी को मैंने एक्सप्लेन पहले से कर दिया है, मैंने इनका क्रक्स आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आता है सपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनलिज्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी यहां पे बात की जाती है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो अलग अलग देशों के बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज इनके द्वारा बनाए जाएंगे, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे जो पूरी दुनिया के देशों को, पूरी दुनिया की जो सोवरेन स्टेट्स हैं उनको फॉलो करना होगा इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स को, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इक्वालिटी आ सके, पीस को प्रमोट किया जा सके। भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल करते क्या है? वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, वो पीस को प्रमोट करते हैं, वो अलग अलग सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं, वो दुनिया के जो अलग अलग देशों के नागरिक हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वो इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, वो कॉपरेशन की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से पूरी दुनिया के अंदर इक्वालिटी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? इंक्लूसिविटी की बात की जाती है, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनलिज्म सपोर्ट करता है। इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है ताकि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो भाई कि दुनिया के ऊपर भी कोई हो, देशों के ऊपर भी कोई हो, नेशंस के ऊपर भी कोई हो जो नेशंस के बिहेवियर को रेगुलेट करे, ताकि अलग अलग देश अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए बाकी लोगों के इंटरेस्ट को तबाह ना कर दें, बाकी लोगों के इंटरेस्ट को वायलेट ना कर दें, ताकि एक देश किसी के ऊपर बॉम्ब ना गिरा दे, ताकि एक देश किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, किसी की सिविलाइजेशन को कैप्चर ना कर दे, किसी के राइट्स को वायलेट ना कर दे। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहां पे अवेलेबल हैं। उसके बाद यहां पे आता है अप्रिशिएट द डाइवर्स कल्चर। इसका मतलब भी वही हुआ कि डाइवर्स कल्चर्स को यहां पे अप्रिशिएट करने की बात की जाती है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी रेस के हो, कौन से मजहब के हो, कौन से रीजन के हो, फर्क नहीं पड़ता। डाइवर्स कल्चर्स को अप्रिशिएट करने की बात की जा रही है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हैं, सब तो इंसान। चाहे फलानी जाति का हो, उच्च जाति का हो या फिर नीच जाति का हो, हैं तो इंसान। चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हैं तो इंसान। सभी का खून लाल है ना, सभी का खून एक जैसा है। चाहे ब्राउन हो या वाइट हो तो इंसान। तो यहां पे डाइवर्स कल्चर्स को अप्रिशिएट करने की बात की जा रही है। यहां पे जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशंस हैं उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग जो कल्चर्स हैं, जो दुनिया के अलग अलग कल्चर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और सारे कल्चर्स जो डिस्टिंक्ट कल्चर्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू भी रहेंगे, हिंदू भी इस देश में रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, ज्यूस भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे,
सारे रहेंगे और मिलके रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रमोट द वर्ल्ड पीस। भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनलिज्म का यही है कि दुनिया के अंदर शांति आए, वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जा सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर शांति आए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है अपोज टू आइसोलेशन एंड नेशनलिज्म। आइसोलेशन और नेशनलिज्म को ये अपोज करता है। आइसोलेशन ये होता है कि मैं अपने देश तक सीमित हूं, मेरा देश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम आइसोलेशन में रहेंगे, बाकी देशों के साथ कोई लिंक्स नहीं रखेंगे, कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आइसोलेशन में रहने वाले देशों को अपोज किया जाता है कि भाई आइसोलेशन में रहोगे तो लोगों की जो नीड्स हैं उसको पूरा कैसे करोगे, है ना। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड पीस के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा ना। एक देश अगर आइसोलेशन में रहेगा या फिर एक देश के काम करने से, एक देश के इन्वायरमेंट के काम, एक देश के काम करने से इन्वायरमेंट के लिए, क्या पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट बेटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये जो आइसोलेशन की फीलिंग है कि मैं अपने देश तक ही सीमित है, मेरा देश बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो उसको अपोज किया जाता है। और नेशनलिज्म को अपोज किया जाता है। नेशनलिज्म को क्यों अपोज किया जाता है? क्योंकि नेशनलिज्म आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करता है जिसमें आप अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते हो, बाकी देश के लोगों से नफरत करते हो। आपके अंदर भी होगी ऐसी फीलिंग कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों को टेररिस्ट समझते हैं। भाई पाकिस्तान के सारे लोग टेररिस्ट थोड़ी ना है। तो ये जो फीलिंग है अपने देश से मोहब्बत, बाकी देशों से नफरत, आज के जमाने में तो ज्यादा यही ट्रेंड चल रहा है। ये तो चाइनीज है साला, ये तो पाकिस्तानी है साला। मतलब पाकिस्तानी होना एक गाली हो गई है, चाइनीज होना एक गाली हो गई है। अपने देश के लोगों से मोहब्बत, अपने देश के लोगों से मोहब्बत, बाकी देशों के लोगों से नफरत। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई बाकी देशों के लोग भी लोग हैं, वो भी इंसान हैं। तो अपने देश के लोगों से जो तुम मोहब्बत करते हो, और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं वो अपने देश के लोगों से भी मोहब्बत नहीं करते हैं। फिर वो मजहब पे आ जाते हैं। पहले वो कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, अपने देश के लोगों से मोहब्बत करेंगे, उसके बाद कहते हैं हम तो हिंदू हैं, हिंदुओं से मोहब्बत करेंगे। मुस्लिम हमारे देश के लोग नहीं हैं, मुस्लिम टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और फिर वो हिंदू के अंदर भी जातियों में आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं। भाई ये जो नीची जात के लोग हैं, ये जो दलित हैं, ये तो हिंदू हैं ही नहीं। ये जो दलित हैं, ये जो शूद्रास हैं, ये हिंदू ही नहीं है। तो ये जो नेशनलिज्म है, मुझे नहीं पता इस कैसी कैसी डेफिनेशंस लोगों ने इसकी क्रिएट कर ली है। जो अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी कहते हैं, नेशनलिस्ट कहते हैं, वो भी नेशनलिस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आइसोलेशन और नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट्स को यहाँ पे अपोज किया जाता है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लोग जो है आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और एक कॉपरेशन के साथ रहेंगे। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंटरनेशनलिज्म का मीनिंग हमने पूरे तरीके से समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन, यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दिया है, यहाँ पे टाइप्स नहीं है, इवोल्यूशन है। इसको प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइप्स नहीं है, इवोल्यूशन है। ओके, यू गेट इट? ओके, ऑल गुड। सो हम इंटरनेशनलिज्म का मीनिंग और इवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ना कि मीनिंग एंड टाइप्स। सो इसका हम अब इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जब मैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनलिज्म इवॉल्व किस तरीके से हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे शुरू हुआ इंटरनेशनलिज्म, कहां से शुरू हुआ इंटरनेशनलिज्म, किसको आया आइडिया इंटरनेशनलिज्म का, इसके ट्रेसेस कहां पे हैं, इसके रूट्स कहां पे हैं, इसकी जड़ें कहां पे हैं, कहां से शुरुआत होती है इंटरनेशनलिज्म जैसे थॉट की। तो जब मैं इसकी इवोल्यूशन की बात करता हूं, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हमारे महान इंडियन वेदास और उपनिषद के अंदर 5th सेंचुरी के अंदर हमें वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र देखने को मिलता है। जब मैं इंडियन वेदास की बात करता हूं, आपको पता होगा कि हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, जिनको 1000 से लेके 15th सेंचुरी BCE के अंदर लिखा गया था, मतलब कि आज से करीब 3500 साल पहले। जब मैं इंडियन वेदास की बात करता हूं, आपको बता दिया हमारे पास 4 वेदास हैं, जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जिनको हिंदुइज्म के साथ या फिर सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाता है। जब मैं उपनिषद की बात करता हूं, उपनिषद कुछ नहीं है, ये फिलोसफिकल पार्ट्स हैं वेदास के। क्या है? उपनिषद जो है वो वेदास के फिलोसफिकल पार्ट्स हैं। तो जो वेदास की फिलोसफी है वो उपनिषद के अंदर लिखी गई है। तो इंडियन वेदास और उपनिषद के अंदर, इंडियन वेदास जो कि 4 हैं, हिंदुइज्म के साथ लिंक्ड हैं, आज से 4-5 हजार साल पुराने हैं, और उपनिषद के अंदर हमें वासुदेव
कुटुंबकम का जिक्र देखने को मिलता है 5th सेंचुरी में। अब वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या हुआ? वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है दैट होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, कि पूरी दुनिया एक घर है, एक फैमिली है, एक विलेज है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल जो हमारे देश में G20 हुआ, उसका थीम भी यही था, वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब कि पूरी दुनिया एक घर है, एक फैमिली है, राइट, एक परिवार है, तो एक विलेज है, उसकी यहाँ पे बात की जाती है। वासुदेव कुटुंबकम की बात यहाँ पे की जाती है, जो कि जिसका जिक्र हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडियन वेदास और उपनिषद में 5th सेंचुरी में। मतलब कि आज से 1500-2000 साल पहले हिंदुस्तान के वेदास के अंदर वासुदेव कुटुंबकम यानी कि इंटरनेशनलिज्म जैसी थॉट्स का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करती है। हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है, कई सारी फिलोसॉफिकल हब्स ऐसे थे जो हमारे जला दिए गए बाहर के इन्वेडर्स ने, लेकिन जो हिंदुस्तान के हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं, फिलॉसफी देखते हैं, वो चीजें जो यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर आज से 1000 साल पहले आई, वो हमारी फिलॉसफी के अंदर या हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर 4-4 साल पहले मतलब पुरानी है या फिर पहले दे दी गई थी। उसके बाद यहां पे आता है पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा अपनी किताब पंचतंत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? पंडित विष्णु शर्मा अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था पंचतंत्र। उस पंचतंत्र किताब के अंदर वो कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है माइंड एंड थाइन का, ये नैरो माइंडेड पीपल का कंसेप्ट है। कितनी अच्छी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कंसेप्ट है, दिस इज माइन, दिस इज थाइन, मतलब कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये मेरी रेस है, ये तुम्हारी रेस है, ये मेरा मजहब है, ये तुम्हारा मजहब है। मैं अपने देश के लोगों से मोहब्बत करता हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के साथ नफरत करता हूं। ये नैरो माइंडेड पीपल का कंसेप्ट है। ये जो डोगरी में बोलते हैं ना, उसी सोच वाले लोग, ये जो जिनकी छोटी सोच होती है, ये जिनकी नैरो जो माइंडेड पीपल हैं, उनका कंसेप्ट है ये माइंड एंड थाइन का कंसेप्ट है कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, मेरी ज़मीन के ऊपर तुम्हारा कब्जा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मज़हब है, मैं अपने मज़हब के लोगों से प्यार करता हूँ, मैं मुस्लिम्स के साथ हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, अपने मज़हब के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं मुस्लिम उम्मा की बात करता हूँ, लेकिन हिंदुओं के साथ मैं नफरत करता हूँ। जो भी मुस्लिम है वो हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई नहीं हो सकते। ये जो सोच है, ये जो छोटी सोच है, उसको वो कहते हैं कि ये नैरो माइंडेड पीपल की सोच है। और वो कहते हैं कि जो ब्रॉडर माइंडेड पीपल होते हैं, जिनकी बड़ी सोच है, वो लोग पूरी दुनिया को अपनी फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं। वो पूरी दुनिया को जो है वो फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं। बड़ी सोच वाले लोग, ब्रॉडर माइंडेड पीपल जो हैं, वो पूरी दुनिया को एक फैमिली समझते हैं। वो लोगों के मजहब, जाति, रेस, रिलीजन, कल्चर के आधार के ऊपर उनसे भेदभाव नहीं करते। वो नेशंस के आधार के ऊपर लोगों से भेदभाव नहीं करते। वो सारे दुनिया के लोगों को भाई मानते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को जो है वो एक फैमिली की तरह से देखते हैं, और वो किसी से नफरत नहीं करते। क्योंकि नफरत करना जो है वो छोटी सोच वाले लोगों का काम है। जो बड़ी सोच का इंसान होता है वो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकता। जो बड़ा आदमी होता है वो किसी से नफरत नहीं करता, वो हमेशा प्यार बांटने की बात करता है। इसलिए जब आप मोहब्बत की बात करते हैं, जब आप लव की बात करते हैं, तो उसमें एक बात समझना कि मोहब्बत का, अगर आपको लव की अगर एक मैं सिंपल सी डेफिनेशन दूं, तो उसका मतलब ये होता है इज टू सैक्रिफाइस, इज टू लव। मोहब्बत के अंदर सिर्फ सैक्रिफाइस किया जाता है, सिर्फ मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत के अंदर दिया जाता है, प्यार के अंदर दिया जाता है, मोहब्बत के अंदर दिया, प्यार मैं शायद दूसरा शब्द यूज कर रहा हूं, मोहब्बत के अंदर सिर्फ सैक्रिफाइस किया जाता है, देने की बात की जाती है, वापस कुछ लेने की बात नहीं की जाती। सैक्रिफाइस की बात की जाती है, लेकिन एंटीसिपेशन नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि मैं तुमसे प्यार तब करूंगा जब तुम मेरे से प्यार करोगी, कि तुम मुझे छोड़ के जाओ कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, मगर तुम किसी और के साथ जाओगे तो मुश्किल होगी। तो ये जो सोचें हैं, ये जो नैरो माइंडेड थॉट्स हैं, शायद मैं डाइवर्ट हो गया टॉपिक से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ब्रॉडर माइंडेड पीपल हैं वो पूरी दुनिया को फैमिली की तरह समझते हैं, सोचते हैं, कि इससे नफरत नहीं करते, किसी से जातियों के आधार के ऊपर, मजहब के आधार पे, कल्चर के आधार पे, देशों के आधार पे, रीजन के आधार पे, आइडेंटिटी के आधार पे, रेस के आधार के ऊपर किसी से नफरत नहीं करते हैं। सारे लोगों को लोग मानते हैं, इंसानियत को प्रमोट करते हैं। उसके बाद यहां पे आता है एबे डी साइंट पायरे।
एबेडी साइंट पायरे एक फिलोसोफर है जो यूरोप के लिए सिंगल सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूरोप के अंदर एक सिंगल सोसाइटी होनी चाहिए। ओवरऑल उनका भी यही कंसेप्ट है कि पूरा यूरोप जो है, यूरोप के अलग अलग देश जो हैं वो एक सिंगल सोसाइटी की तरह काम करें, आपस में मिलजुल के रहें, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में रहें। उसके बाद रूसो, महान फिलोसोफर रूसो, वो फेडरल यूरोप की बात करते हैं। रूसो का ये कहना है कि ये जो इंटरनल स्ट्राइफ होती है अलग अलग देशों के बीच, ये जो अलग अलग देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, जब सारे देश आपस में मिलकर काम करें। और फेडरल यूरोप का उन्होंने कंसेप्ट दिया कि सारे देश जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, तो उसकी यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आते हैं बेंथम, महान फिलोसोफर जेरेमी बेंथम, द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो हम देखते हैं कि जो जेरेमी बेंथम है, जिनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, वो किस चीज की बात करते हैं? वो डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आर्मामेंट्स के ऊपर, हथियारों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ये जो देश अलग अलग दौड़ में भाग रहे हैं, न्यूक्लियर बम बनाने की रेस, किसी को तबाह कर देने की रेस, इसको खत्म करना चाहिए। आर्मामेंट्स के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। ये जो सीक्रेट डिप्लोमेटिक ट्रीटीज होती हैं, ये जो सीक्रेट डिप्लोमेसीज हैं, ये जो कॉलोनीज हैं बनाई जा रही हैं अलग अलग देशों के द्वारा, इसको वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सीक्रेट डिप्लोमेसीज करते हो ना, तो क्या होता है कि मान लो कि साउथ एशियन कंट्रीज ने मिलकर एक सीक्रेट डिप्लोमेसी कर दी है कि हम अमेरिका के खिलाफ जो है वो कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। मान लो 4-5 देश मिलकर एक सीक्रेट ट्रीटी करते हैं और वो ये षड्यंत्र रचते हैं कि वो किसी दूसरे देश को तबाह कर देंगे या दूसरे देश के ऊपर जो है अटैक कर देंगे या फिर दूसरे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचेंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो सीक्रेट डिप्लोमेसीज जो है वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। ये जो सीक्रेट डिप्लोमेसीज है ना, इससे पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि सीक्रेट डिप्लोमेसीज काफी हो रही थी उस टाइम पे, और भी कई सारे कारण थे, लेकिन सीक्रेट डिप्लोमेसी एक बड़ा कारण था उस वक्त। और यहां पर कहा जाता है कि ये जो कॉलोनीज बनाने का प्रोसेस है, जैसे ब्रिटेन ने अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाया था, तो कॉलोनीज नहीं बनाई जानी चाहिए। ये खत्म होना चाहिए सिस्टम कि किसी भी देश के ऊपर कैप्चर कर लो, उसको कंट्रोल कर लो, वहां के लोगों के राइट्स को वायलेट कर दो, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को वायलेट कर दो, अपना वहां पे प्रशासन चलाओ, उन लोगों को कंट्रोल कर लो। तो ये जो कॉलोनाइजेशन का सिस्टम है, ये भी खत्म होना चाहिए। आर्मामेंट्स के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये महान फिलोसोफर जेरेमी बेंथम का कहना था। उसके बाद यहां पे कांट, द ग्रेट फिलोसोफर, कांट का ये कहना है कि सारे देशों के पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और नॉन इंटरवेंशन को वो सपोर्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि सारे देश, उनके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो सोवरेन होने चाहिए, सारे देशों के पास आज़ादी होनी चाहिए। मतलब यही है कि आप किसी देश को कंट्रोल मत करो, उसके ऊपर कॉलोनीज उसको ना बनाओ, उसको अपनी कॉलोनी, उसके ऊपर अटैक ना करो। हर देश का इंडिपेंडेंस का अधिकार होना चाहिए। हर देश का यह अधिकार है कि वो अपना क्या बोलते हैं उसको, जो इंडिपेंडेंस, हर देश का यह अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे। और साथ ही साथ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इंटरवेंशन है ना, फलाना देश फलाने देश में इंटरवेन कर रहा है, कोई भी देश आके किसी छोटे देश के अंदर उसकी डोमेस्टिक अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका जैसे बड़े देश, चाइना जैसे बड़े देश, रशिया जैसे बड़े देश, छोटे देशों के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा ऐसा अभी भी चल रहा है। आपने देखा होगा ना कि चाइना श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर अपने हब्स क्रिएट कर रहा है। वो जो रिंग फेंस की पॉलिसी है, हिंदुस्तान को घेरने की पॉलिसी है, जिसमें अमेरिका अपने अलग अलग स्पॉट्स बना रहा है ताकि हिंदुस्तान को कैसे घेरा जाए। वो जाके श्रीलंका के अंदर वहां पे अपना एक स्पॉट बना देता है, हब बना देता है। उसके बाद वो मालदीव्स के अंदर बना देता है। तो ये जो चाइना की पॉलिसी, अमेरिका की पॉलिसी के छोटे देशों को कंट्रोल करना है, उनको लोन दे देना है, उनसे जमीन खरीद लेनी है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इंटरफेयर करना है, ये खत्म होना चाहिए। तो ये महान फिलोसोफर कांट का कहना था। मुझे बड़ा मजा आता है इन लोगों के नाम पढ़ते हुए, रूसो, बेंथम, कांट, एबेडी साइंट पायरे, पंडित विष्णु शर्मा एंड इन वेदास एंड उपनिषद्स, क्योंकि मैं इन नामों के साथ पहले से फैमिलियर हूँ, इन लोगों के बारे में जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, इनके बारे में पढ़ा है। शायद आपको इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनके नाम याद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इन लोगों के बारे में पढ़ तो लेना। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। यहाँ पे आज मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने पिछला वाला लेक्चर जो डाला था वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, एक्सप्लेनेशन उतने डिटेल तरीके से नहीं दी है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पढ़ाई का मतलब ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, हम चीज़ों के ऊपर विचार कर पाएँ, हम डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस कर पाएँ। और जब आप
ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं, जब किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकलता है, तो उसके ऊपर जब डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती है ना, तभी आप एक ग्रेटर ट्रूथ की तरफ बढ़ सकते हो, तभी आप चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो। आपने देखा होगा ना कि जब हमारे देश में लॉज बनाए जाते हैं तो क्यों बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। हमारे देश में लॉज एक सिंगल आदमी तो बना सकता है, एक सिंगल प्राइम मिनिस्टर या फिर एक सिंगल डिक्टेटर या फिर एक सिंगल बॉडी ऑफ पर्सन्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स, वो भी तो कानून बना सकते हैं इस देश में। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक डिटेल्ड डिस्कशन और डेलिब्रेशन क्यों की जाती है कानून के ऊपर या फिर एक लॉ को जब पास करना होता है तो? क्योंकि जब अलग अलग लोगों के माइंड वहां पे यूनाइट होते हैं, जब पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन वहां पे आता है, जब आप डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस करते हो चीज़ों के ऊपर, तब आप उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, आप हायर ट्रूथ की तरफ बढ़ते हो। आपने सुना होगा एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था हीगल, वो डायलेक्टिक्स की बात करते थे। सॉक्रेट्स और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स भी डायलेक्टिक्स की बात करते थे। डायलेक्टिक्स का मतलब हुआ कि जब आप डायलॉग्स में एंटर करते हैं, जब आप बातचीत में एंटर करते हैं, और जब आप बातचीत में एंटर करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उनके ऊपर विचार करते हैं, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, तभी आप चीज़ों को समझ पाते हैं और हायर ट्रूथ की तरफ बढ़ सकते हैं, तभी आप डिसीजंस ले पाते हैं, तभी आप चीज़ों को सही और गलत में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है जब आप लॉन्ग तरीके से किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ख़ास करके वो लोग जिनको आदत है कि वो 40 घंटे 50 मिनट लॉन्ग लेक्चर्स को सुन सकते हैं, वो लोग मुझे लगता है कि वो जीनियस होते हैं। क्योंकि जो लोग 10 मिनट का लेक्चर ढूंढते हैं कहीं पे यूट्यूब के ऊपर, मैं आज इस लेक्चर को लंबा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी मर्जी है आज इसको मैं लंबा करूं। कभी भी मैंने लेक्चर से हट के किसी से बात नहीं की है पहले के लेक्चर्स के अंदर, मतलब कि मैं स्ट्रिक्ट रहता था कि मैं सिर्फ ये जो लेक्चर है इसके बारे में ही बात करूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लॉन्ग लेक्चर्स को वॉच करने की कोशिश करते हैं, जब आप 4-4 घंटे के सेमिनार्स को वॉच करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर पेशेंस डेवलप होती है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड बैठने लगता है। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, ये जो आज टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यहाँ पे लोग दौड़ में लगे हुए हैं। आज इंस्टाग्राम का दौर है, रील्स को स्क्रॉल करने का दौर है। तो आपको 1 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद एक नया प्लेजर चाहिए। आप प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं, आपके डोपामिन्स ही वैसे रिलीज हो रहे हैं, आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर का मतलब ये हुआ कि आपको 15 सेकंड की रील देखनी है, अगर अच्छी लग रही है ठीक है, नहीं लग रही है स्वाइप। उसके बाद दूसरी रील देखनी है, पहले आप किसी कश्मीर की किसी खूबसूरत जगह की रील देख रहे हो 15 सेकंड पहले, उसके बाद आप डायरेक्टली चले जाते हो किसी एक कपल की रील के अंदर जहां पे वो हनीमून्स पे गए हैं, और आप भी अपनी लाइफ को उसी हिसाब से सोच रहे हो कि मेरी भी एक दिन शादी होगी, बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, मैं भी उसके साथ हनीमून पे जाऊँगा, उसके साथ डेट पे जाऊँगा और मेरी भी लाइफ ऐसी होगी। फिर उसके बाद पता चलता है कि एक इंसान वो दरिया में छलांग लगा देता है रील्स बनाने के चक्कर में। फिर आप उस सिचुएशन में अपने आप को एंटर कर देते हो। 15 सेकंड बाद में पता चलता है कि उर्फी जावेद का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उसने बोरी पहनी हुई है, मतलब कि ड्रेस की जगह। उसके बाद आप देखते हैं कि सलमान खान और बिग बॉस के अंदर 2 लोगों की एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है। उसके बाद आप देखते हैं कि कोई नया कार्टून आ गया है। तो ये जो इंस्टेंट प्लेजर है, जैसे आपका माइंड शेप हो रहा है, इससे आप पेशेंस को खो चुके हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेशेंस बना के रखिए, लॉन्ग लेक्चर्स को समझने की कोशिश कीजिए, डिस्कशंस में एंटर कीजिए, डेलिब्रेशंस में एंटर कीजिए, चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए, और रुक जाइए, थम जाइए, ठहर जाइए, बैठ जाइए, बैठो एक जगह पे, सोचो, समझो, खुद से मिलो, खुद को पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद।